लेक्चर होंगे उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली यूट्यूब पे अपलोड होती रहेगी। लेक्चर के नोट्स आपको लेक्चर के बाद ही मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका लेक्चर हुआ उसके आधे घंटे के दौरान आपका लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपके आ जाएंगे। तो अगर आपको जैसे मैथ्स की मैं बात करूँ तो आपको अभी नोट्स बनाने नहीं क्लास के दौरान, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एक चीज को पूरा लिख रहे हो फटाफट। अगर आप लिख पा रहे हो तो आप शॉर्ट में अपने आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटेल में जरूरी नहीं पूरा लिखना। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मेजर फोकस अभी कहाँ पे होना चाहिए? पहले पॉइंट, आपका मेजर फोकस होना चाहिए समझने में, कि जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अपने अंदर डाउट्स अगर कुछ हो तो क्रिएट करो, डाउट्स अपने क्लियर करो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने डाउट्स क्लियर करना, समझना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर थर्ड प्रायोरिटी पे आपका आता है नोट्स। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप नोट्स बना के लिखना, अदरवाइज चलेगा, क्योंकि मैं क्लास के बाद ऑलरेडी आपको पीडीएफ जब भेजूंगा तो उसमें से आपको जो काम की चीजें आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन आपका मेजर फोकस आपको रखना है डाउट डिस्कशन में, समझने में। एंड सेकंड थिंग, सेकंड क्या बताओ, सेकंड क्या पॉइंट बताया था सर? क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करना है, प्रैक्टिस। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करना, कि आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आज देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। जो आज का आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सेट्स, 11 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का सेट्स, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो जिनको आता है वो भी ध्यान से पार्टिसिपेट करना, और जिनको नहीं आता है उनको तो ध्यान से सुनना ही है और अपने अच्छे से डाउट डिस्कशन करना, ठीक है। एक सेकंड, आई थिंक अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा, आज तो फर्स्ट डे था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइमली ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई भी लेट ज्वाइन ना करे। अगर 8:15 की क्लास है तो करेक्ट 8:15 पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस ऑन कर, अटेंडेंस आपकी ट्रैक की जाएगी, इसलिए आपको बताया भी गया था स्टार्टिंग में कि जो बच्चे टाइमली अटेंडेंस वगैरह अटेंड करेंगे तो उनको अलग से डाउट डिस्कशन ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, उनको मटेरियल भी मिल जाएगा, 1-to-1 उसका इंटरेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए खासकर आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखना है। चलो अब बहुत हो गई बातें, स्टार्ट करते हैं सेट्स के साथ। तो मुझे बताओ सब, एनीवन आप में से कोई, कि क्या होता है ये सेट्स और क्या इसका मतलब है, कहाँ पे इसका यूज होता है? हाँ बताओ, कौन बताएगा? हाँ एक सेकंड में नेम बता दो। हाँ रचना आप बताओ। Sets are the collection of distinct objects. कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर दिया कलेक्शन ऑफ, सेट्स जो होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, collection of elements is called set. हाँ अब कौन बताएगा? हाँ कौन बताएगा? सम्यक, ठीक है बताओ सम्यक। सर सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट के सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मतलब एग्जांपल हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं जिसमें कि हम सब नंबर से ग्रुप को कह रहे हैं, ठीक है। मतलब लगभग आपने भी यही बोला, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और कोई? आयुष, आयुष आपकी कोई और डेफिनेशन है कि यही है? और किसने हैंड रेस किया हुआ है ना? आयुष अपने हैंड रेस किया हुआ है। एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहता है कि व्हाट आर सेट्स? बताओ। देखो जितना अच्छा पार्ट, इसके पहले भी मेरी क्लास थी आपकी 11 की ही बैच था, अल्फा बैच, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और जब हमने पार्टिसिपेट किया ना तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी गलत चीजें को भी सही किया मैंने, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पार्टिसिपेट, ठीक है। तो बताओ कोई और जो आंसर देना चाहेगा? एनीवन एल्स? ठीक है चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो सेट्स के बारे में हमने क्या सीखा है कि सेट्स जो होता है वो क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन, जैसे यहाँ पे बोला कलेक्शन, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी हो कलेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड और यूज होता है, जनरली आप बुक्स में डेफिनेशन देखोगे तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये वर्ड क्या मतलब क्या होता है उसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेट ए देखो सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और मैंने बोला सेट ऑफ या फिर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसके अंदर क्या क्या आएंगे? हाँ ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो सबने आंसर बोला ए ई आई ओ यू, तो क्या ये सेट है? Yes, sir. कलेक्शन है?
ये एलिमेंट्स तो क्या होगा, वोवेल्स का जैसे कलेक्शन होगा वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। इसको मान लो मैंने इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो हाँ बोला इट इज अ सेट, ओके इट इज अ सेट, तो बोल दे हाँ ये सेट है। अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो अभी क्रिकेट से पूछ लो, क्रिकेट से रिलेटेड कि कलेक्शन ऑफ 5 गुड बैट्समैन, तो क्या ये सेट है? नो सर। No, sir. नो क्यों सर, सेट नहीं है? क्यों? सर ये Sir, कोई भी हो because सकते हैं। नो सर, डिफाइंड नहीं है। सर वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ वेल डिफाइंड नहीं है, या फिर इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग लोगों को आंसर अलग अलग आएगा, है ना। मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ 5 गुड बैट्समैन, अगर मान लो आपसे पूछता हूँ तो आप कुछ और आंसर दो, किसी और से पूछो कोई और आंसर कुछ और देगा, पाकिस्तान में किसी से पूछा तो वो कोई और आंसर देगा, ऑस्ट्रेलिया में पूछो तो कोई और आंसर देगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड ये वेल डिफाइंड यूज हुआ ना, ये इसका यही मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए आंसर होना चाहिए यूनिक, आंसर आपका कैसा आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। यूनिक आना चाहिए मतलब मैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर किसी सेट के बारे में पूछता हूँ तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग आंसर अलग दे वो लोग आंसर अलग दे, सबका आंसर क्या आना चाहिए, यूनिक जाना चाहिए। इसलिए ये जो वर्ड यूज हुआ वेल डिफाइंड, इसका मतलब समझ में आ गया आप कि भाई सबका आंसर सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर सबका आंसर सेम है तो उसी कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, अदरवाइज इसको सेट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सेट है, इट इज नॉट अ सेट। जैसे एग्जांपल जैसे मान लो मैंने अभी रिसेंटली, अच्छा कल का आईपीएल का मैच देखा था, आप आईपीएल वगैरह देखते हो क्रिकेट? नो सर। नहीं देखते हैं? अच्छा कोई नहीं देखता? ये सर अभी तो देखा। वो लास्ट ओवर था कल, एक बैट्समैन था रिंकू करके, उसने आखिरी के 5 बॉल में 5 छक्के मार के जीता यस दिया। सर 5-6 मार था। आप 5-6 Yes, मारे, sir. आप Yes, sir. बोलेगा कोई 5 बैट्समैन तो मैं रिंकू का भी नाम लिख दूंगा। अब किसी ने रिंकू को कोई जानता होगा, आधे लोग जानते ही नहीं होंगे, जिन्होंने मैच नहीं देखा वो तो जानते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग लोगों का आंसर अलग अलग है, इसलिए वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है। जैसे अगर एक और एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, तो डेंजरस एनिमल क्या सेट है? नो सर। नहीं है ना। अब डेंजरस, मान लो मुझे एक कुत्ते से डर लगता है तो मैं कुत्ते को भी डेंजरस, कोई बोलेगा कुत्ता डेंजरस नहीं है, डॉग डेंजरस नहीं, मतलब अलग अलग हो जाएगा अगेन। तो यहाँ पे वो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट है कि सेट को डिफाइन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब आपको क्लियरली समझा दिया गया, यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए, इट शुड बी यूनिक, तो उसको हम सेट बोलेंगे। अच्छा अब एक और चीज, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आपने आंसर दिया इस सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर मैंने पूछा है सेट ऑफ वॉवेल्स तो आपने बोला हाँ ये सेट होगा क्योंकि इसका आंसर यूनिक है। अब एक ने बोला है कि किसी ने बोला ए ई आई ओ यू, किसी का आंसर दिया बी ए ई आई, किसी और ने आंसर दिया सी सेट ई आई ओ यू, और एक और ए ले लो मान लो। एक बंदे ने आंसर दिया ऐसे ए ई यू ओ ए आई, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तरह फर्स्ट वाला ही हाँ सुनो तो सही, 4 तरह के आंसर आए। सेट ऑफ वॉवेल्स का मैंने आंसर पूछा है, एक ने आंसर ए दिया, एक ने बी दिया, एक ने सी दिया, एक ने डी दिया। अब मुझे आपसे ये पूछना क्या ये सारे सही है या कोई इसमें से गलत है? ओनली ए सही है क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। और सर बाकी ए सी और डी करेक्ट है, बी रॉन्ग। No, sir. Only Sir, A and B C are wrong है। correct. अच्छा, सर A C और D सही है। ए सी एंड Only A A and सी C. एंड डी। ए एंड अच्छा चलो अभी यहाँ पे D अलग अलग आंसर, D कोई बोल और रहा D है गलत है। ए, कोई बोल रहा है ए बी ए सर सी, A and C करेक्ट है। सही है। सर A और C एक ही सेट है, बस A and C लिखने सही का जो correct है। उनका तरीका है बस वही अलग है, बाकी A और C सेम सेट्स है। ओके सर ठीक है डी चलो भी सेम है। डी वाले में रिपीटेशन हो रही है इसलिए रिजेक्ट हुआ। ओके चलो एक एक करके। अच्छा ए वाला तो सही है, ये तो लगभग सबका ही है कि हाँ ए तो पूरा प्रॉपर्ली तो डिफाइंड है। सी भी सही है। क्या बी सही है? नो नो सर। सर। पर ये तीनों तो वॉवेल ही है ना, गलत नो क्यों? सर। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि सर इसमें मिसिंग है। हाँ तो- ये देखो यहाँ पे ये वर्ड वेल डिफाइंड एक्चुअली, हाँ ये बोल सकते हैं इनकम्प्लीट आंसर है। मैंने सेट्स ऑफ वॉवेल पूछा था, इसमें मैंने 2 आंसर मिस कर दिए, इसलिए ये क्या इनकम्प्लीट आंसर, इसलिए सेट नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल तो वेल डिफाइंड ही है, लेकिन इसके अंदर जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। ए ई आई लिखा है लेकिन ओ और यू क्या है मिसिंग है, इसलिए इट इज नॉट, मतलब ये इसका सेट नहीं है, समझ आ रहा है? मतलब ये इसका आंसर नहीं है। सेट सी क्या ये इसका आंसर है? यस सर। सर है तो सारे लेकिन सर सीक्वेंस में नहीं लगे हुए। यस सर। बस हाँ, range
चेंज नहीं है सही। हाँ मैंने यहाँ पे सीक्वेंस का कुछ बोला क्या? नहीं ना, मैंने सिर्फ क्या पूछा था सेट ऑफ वॉवेल, मुझे वॉवेल का कलेक्शन चाहिए। हाँ, तो है E को सर। पहले लिखो, A का पहले लिखो, पर ये वॉवेल का कलेक्शन है यस क्या? सर यस कलेक्शन सर, है एक ये। है। कलेक्शन है तो मतलब ये भी सेट हो जाएगा। यस इट इज अ सेट, और ये भी इसका आंसर क्या है? सही है, मतलब ये सेट ऑफ वॉवेल ही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। यस ग्रेट। अच्छा अब डी के बारे में आते हैं। क्या ये डी ए यस सर है। यू ओ ओ ए आई, क्या ये भी कलेक्शन ऑफ नो वॉवेल्स है? सर, ये सही नहीं है। यस सर। यस यस सर। सर है। अच्छा Not जो सर, दो इसमें बता रहा रिपीट हूँ हो रहा है। हाँ repeat रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने से कोई दिक्कत है क्या? नो यस सर। सर, है सर। सेट यस सर। वो नहीं है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे, रिपीटेशन मैटर नहीं करता है सेट्स में। हाँ अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिपीटेशन। पॉइंट है। हाँ सही बताया आपने, बहुत सारे बच्चों का आंसर यस भी था, किसी का आंसर का नो भी था। ठीक है, चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब मैंने बोला हुआ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ए तो आ गया, हाँ चलो ए आ गया, ई भी आ गया, यू भी आ गया, आई भी आ गया, और ओ भी आ गया। अब ओ और ए वापस लिख दिया, लेकिन वो दे तो आंसर सेम रहे, तो अगर मैं लिखूं या ना लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे अपना वॉवेल का कलेक्शन दे रहा था, ये भी मेरा इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। मतलब इसका आंसर में डी भी लिख सकता हूँ। बस यहाँ पे रिपीट हो रहे, तो रिपीट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, वो इन्फॉर्मेशन सेम कन्वे कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो ये भी मेरा सेट है। समझ गया। सर एक डाउट है, मैंने हाँ। एक जगह सेम देखा था पर उस उधर ये गलत बताया था नहीं नहीं नहीं, कि अगर रिपीटेशन हो रही है तो गलत है। हाँ इसका मैं आपको देखो समझाता हूँ। देखो आपको डेफिनेशन क्या है, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली मिसकंसेप्शन भी होता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी। दो रूल होते हैं। सबसे पहले देखो सेट्स के बारे में हमने क्या सीखा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको समझाया यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके अलावा एक और चीज हमने क्या बोली, यहीं पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। पहला पॉइंट, ऑर्डर डज नॉट मैटर। रिपीटेशन। मतलब हाँ किस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पे पिछले एग्जांपल में ए और सी दोनों के दोनों सही थे। सेट ए और सेट सी की पहले मैंने ए से स्टार्ट किया, ई से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कलेक्शन पूछा तो आप किसी से भी स्टार्ट करो, ए ई आई ओ यू भी सही है, आई ओ यू ए भी सही है, वो सारे आने चाहिए। तो मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता किससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेशन डज नॉट मेक repetition does not make any sense। ठीक है, मतलब आप रिपीटेशन करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेंस कोई मतलब नहीं बनाते। ठीक है, अगर मैं कर भी रहा हूं तो गलत नहीं है, वो सही ही है, लेकिन उसका सेंस आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल आप एक बार में लिख दो तो भी समझ में आ रहा है, दो बार लिखोगे तो भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ अलग किया, उससे भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर किसी ने यूज किया, इसका मतलब वो नहीं कि वो गलत है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, भाई एक बार में बता दोगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा, बार बार उस चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने लिखा भी है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे वो गलत है, वो सही है, लेकिन वो सेंस, मतलब क्या समझ में आ रहा है, वो एक बार में लिखने में भी वो सेंस बना रहा है कि हाँ ये वो उसके अंदर वो वर्ड कलेक्ट हो गए। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। इसी में मैं एग्जांपल लेके एक और समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई वर्ड यूज किया, सपोज मैथमेटिक्स। ठीक है, सर मुझे एक डाउट है आप पूछो। सर, जैसे कि अगर हम कोई सेट पर लिखेंगे, अगर सपोज मैथमेटिक्स ही लेते हैं, तो अगर हम उस सेट के मेंबर्स हम लिखेंगे तो उसमें हम अल्फाबेट्स को रिपीट नहीं करेंगे ना? हाँ वो मैं समझा रहा था, आपने जो एग्जांपल लिया, जैसे मैथमेटिक्स ले लो या फिर जैसे मान लो ये वर्ड, हाँ मैथमेटिक्स ले लो, चलो ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहले मैंने बोला राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या आपको पूछा है कि मैथमेटिक्स में जो लेटर यूज हो रहे हैं उनका आपको कलेक्शन लिखना है। तो मैथमेटिक्स में जो जो भी लेटर यूज हो रहा है वो मुझे लिखना है। तो कोई अगर आंसर ऐसे लिखता है, सेट ए डिफाइन कर दिया, एम ए टी एच ई आई सी और एस। अब यहाँ पे भले ही एम दो बार यूज हो रहा है, ए दो बार यूज हो रहा है, लेकिन मैंने लिखा एक ही बार है, क्योंकि मुझे पूछा क्या गया था लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एम ए टी एच ई आई सी एस। तो क्या पूरा इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा है? और कितनी बार क्या है वो मुझे मतलब नहीं, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया था, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें आप एम को दो बार लिखो, तीन बार लिखो तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन वो सेंस क्या बना रहा भाई, एम यूज हो रहा, बस मुझे इससे मतलब था। कौन से लेटर यूज हो रहे हैं ये मुझे पूछा गया था। क्या समझ में आया?
Yes, sir. यस ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो Yes, sir. repetition does, इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, रिपीटेशन डज नॉट मेक एनी सेंस, सेकंड वर्ड, एंड द फर्स्ट वर्ड व्हाट आई यूज, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, आंसर आपका क्या आएगा, सही आएगा। तो ये सेट के बारे में 2-3 चीजें थी। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट वो है कि जब भी हम पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट को हम जिस भी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे वो लेटर हम जनरली कैपिटल लेटर यूज करते हैं। आप जनरली अब देखोगे ज्यादातर जगह में सेट्स का जो पूरे सेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट के अंदर ये जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये बताओ ये क्या बोलते हैं इनको, सेट्स के अंदर ये एलिमेंट्स और मेंबर्स हाँ एलिमेंट्स, Element. एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जनरली स्मॉल लेटर से यूज करते हैं। एलिमेंट्स हमारा जनरली स्मॉल लेटर से यूज होता है, सेट्स का कंप्लीट सेट्स हमारा जनरली कैपिटल लेटर से यूज होता है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक हम सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, ये सिंबल आप जनरली देखोगे पूरी बुक में, इसका मतलब क्या होता है, belongs to belongs to ये जो इस तरह से यूज होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और ये ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स, यूज्ड फॉर एलिमेंट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, 1 मिनट मुझे बस 1 मिनट देना। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। एक सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है ध्यान से देखो, जैसा अगर मान लो कोई मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज 1, 3, 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 3A और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे मैंने यूज किया ये सिंबल। तो इसको पढ़ेंगे किसे हम, कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ कि जो 3 एलिमेंट है ये मेरे सेट ए को बिलोंग कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस सर, बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है, Yes, sir. no सही। sir नो सर, नहीं सर, 6 बिलोंग नहीं कर रहा सर। सर 6 बिलोंग नहीं करता, ये सही नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल यही कर रहा सर belong. हाँ, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या 6 does not belong, तो Does ये not symbol belong does not belong, does टू not सेट not. ए belongs to set A. Is it clear all of you? Yes, sir. यस Yes. यस Great, very nice. तो यहाँ पे हमारे 2-3 चीज हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज हमें सबसे पहले देख रहे ध्यान रखना कि सेट्स के बारे में हमने क्या देखा, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, हर किसी से आंसर पूछो सबका आंसर सेम आना चाहिए। इसी में एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल ये एक सेट होगा, लेकिन वहीं पे कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर या 5 गुड बैट्समैन ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। क्या ये क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. किसी को भी डाउट हो पूछ लेना। इसके बाद हमने क्या देखा कि सेट्स को हम जब भी डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं। और ये जो सिंबल यूज करते हैं हम, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये जो सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये हमारा एलिमेंट्स के लिए यूज होगा। ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट्स को अगर मुझे बताना है कि ये उसका एलिमेंट है तो इसके लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल ये करेंगे। और 2 रूल हमने जो हमने पढ़े कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिपीटेशन डज नॉट मेक एनी सेंस, इसलिए हम जनरली रिपीटेशन करते नहीं है। तो जनरली हम अगर प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो रिपीटेशन में अलाउड, मतलब रिपीटेशन में करूंगा नहीं, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनाता है। क्या समझ में आ गया? लेकिन अगर कोई Yes, रिपीटेशन लगाता है तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन हम जनरल जो ज्यादा अच्छा बेहतर तरीका, मैं ये बोलूँ ना बेहतर ज्यादा अच्छा तरीका क्या लिखने का कि हम रिपीटेशन ना करें, लेकिन अगर कोई करता भी है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, चलिए अब हाँ, अब अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना। तो इसी में मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, और 2 अलग अलग नाम यूज कर दिए गए हैं। साइंटिस्ट की मर्जी थी तो उन्होंने यूज कर दिया, एक का नाम यूज कर दिया रोस्टर फॉर्म, एक नाम यूज किया गया रोस्टर फॉर्म, दूसरा यूज किया गया सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को दर्शाने का मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों में अंतर क्या है, बहुत बहुत बेसिक सा अंतर है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर ले रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर लिया 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे ये एक सेट है, ये कोई सेट है, लेकिन इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, लोगों को दिखाना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना ताकि सबका आंसर यही आना चाहिए, सबका आंसर क्या आना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, एक रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब आप डायरेक्टली लिख दो, कैपिटल ए लिखा, कर्ली ब्रैकेट बनाए और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली आंसर लिख दिया, ये 2, 3, 4, 5 और 6।
ये तरीका हो गया। तो ये तरीका जो होता है जिसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए से डिनोट किया 2 3 4 फॉर्म, ऐसे फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और बोला गया कि ठीक है यार, कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो एक और तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे डिफाइन किया। एक वेरिएबल डिफाइन किया गया एक्स, एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स, दो डॉट अपन यहाँ पे रखे, और फिर बोला गया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर में तो 1 भी आता है, 7 8 9 10 भी आता है, इसलिए और अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7, ये प्रॉपर डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, अगर मैं किसी को ये सिर्फ ये डेफिनेशन पकड़ा देता कि भैया ये एक चीज है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो कोई बोल पड़ेगा ठीक है इसको पढ़ के देखते क्या बोला कि x को डिफाइन करना, x और x कौन है, x, हाँ x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा 7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, 2 3 4 5 6, मतलब इसका आंसर भी यही आ रहा है। इसका भी आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं, और ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम डिफाइन करके उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करके लिख रहे हैं। तो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके होते हैं। क्या ये आपको समझ में आया, बताओ। जी सर। यस ठीक है, सर। वेरी नाइस। यस सर। यस यस सर। ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आइए इसका अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने एक मैच दो कॉलम दिया है, सब लोग अच्छे से इसको शांति से ट्राई करो कि ए का कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, बी के लिए आंसर कौन सा है, सी के लिए आंसर कौन सा है, और अपने अपने आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर कोई मत देना, चैट बॉक्स में आंसर देना, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। अच्छा, चैट बॉक्स में आप बहुत सारा आंसर लिख रहे थे, इतनी देर से मैंने देखा नहीं, सॉरी, अब देखता हूँ। चलो हाँ, रिशु आपने एक पूछा था कि आइडियली रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर है ना मैंने जो समझाया, रिशु सिंह? ओके, अच्छा बाकी लोग सबका आंसर एक साथ देना, ठीक है, बाकी लोग और भी दो। चैट बॉक्स में आपका आंसर देख रहा हूँ। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सब लोगों को देखो पार्टिसिपेट करोगे, और जब भी मिलसे आप एक एक करके बोलना, लेकिन अनम्यूट करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और चीजें भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत सारे के आंसर आ गए हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 3। ओके, लेट्स सी। बी का 1 आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अब जैसे, अच्छा एक काम करते हैं, अपन इनके आंसर लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन आएगा। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर 2 है। सेकंड सेकंड है सर। सेकंड। नहीं, ये ना फर्स्ट का सेकंड आएगा। ये जो इधर वाला फर्स्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना तो इसका आंसर क्या यस आएगा? सर। x रेशियो 2। प्राइम डिवाइजर x रेशियो 2 आएगा सर। सर इसका बी आएगा। नहीं, इसका सर 2 और 3। 2 और 3। 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर भी हो, 6 को डिवाइड भी करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्लियरली इसके साथ, ठीक है। सेकंड वाला बताओ, सेकंड में हमको पूछा गया है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 4। फर्स्ट 1 2 1 फर्स्ट होगा, 1 2 4 होगा सर 1 2 Very nice. 4। ठीक है। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यस मैथमेटिक्स सर आ रहे हैं? सर सी ही होगा इसका। अच्छा, फोर्थ का ऑप्शन बताओ, फोर्थ नंबर क्या है? एलबी और एल। हाँ, नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो 1 2 3 4 5 और 2 3 5 6 है। ठीक है। ये नहीं है। सर ग्रेटर देन 7 है। नहीं, लेस देन 7 था। ये लेस देन का सिंबल होता है, एक्स लेस देन 7 होता है बच्चों। क्लियर है? यस अच्छा, मुझे बताओ, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड अल्केमिस्ट, इसके वर्ड क्या क्या होंगे?
So ALCH ALCHEMIST सर पूरे वर्ड क्या ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता सी का? सर इसमें एल नहीं है। हाँ, L यहाँ पे नहीं गलती है हो सर सकती थी, इसमें। यहाँ पे एल लेटर मिसिंग है, इसलिए इसका आंसर फिफ्थ ऑप्शन। अगर यहाँ पे एल भी होता तो इसका आंसर हो जाता, इसलिए यहाँ पे एल लेटर मिसिंग है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो, लेटर यहाँ पे नहीं था। क्या आपको ये समझ में आया सर? मैथमेटिक्स से मैच कर रहा है सर। हाँ, मैथमेटिक्स से मैच कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब यहाँ पे देखो, अगला जो है आपको, ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म ये वाला रोस्टर फॉर्म। नहीं सर, ये रोस्टर फॉर्म है। सेट नो बिल्डर सर रोस्टर फॉर्म है इसको सेट बिल्डर सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना कन्वर्ट तो करना। अभी कोई आंसर नहीं देगा, सब अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे, कोई भी आंसर नहीं देगा, पूरा आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्ली डिफाइन करना। जैसे मैंने पिछली बार प्रॉपर्ली x नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 7, इस तरह से आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना। मैं एक एक करके पूछूंगा, आप हैंड रेस करना, मैं पूछूंगा, जिसका आंसर कंप्लीट आ जाए वही बताया ना, ठीक है? और इसमें कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए आप इसको ध्यान से करना। सबके आंसर अपन लेंगे आज, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो भी आंसर है आप अच्छे से रख लेना। बताओ कौन कौन रेस कर रहा है? सौरभ। हाँ, सबसे पहले सौरभ बताओ क्या आएगा आपका आंसर, सेट बिल्डर में कैसे डिफाइन करूं? ओके, कौन बताएगा नेक्स्ट? सौरभ नहीं बता रहा है। सम्यक? यस सर। हाँ बताओ। साउंड आ रही है? हाँ आ रही है, तो बताओ। इसमें सर x इज, हम कह सकते हैं x जो है 2 रेज टू पावर n है, जिसमें कि n को हमारा नेचुरल नंबर है। और तो क्या लिखूं इसको? और वो सर, नहीं, इसको लिखो। हाँ सर मैं आपको चैट बॉक्स में लिख दूं आंसर जो मैं बन रहा है? नहीं नहीं, आप इसको मैं डिफाइन करो ना, x इक्वल टू की पावर, यहाँ तक सही है क्या? यस सर, एंड n इज द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन n नेचुरल नंबर, स्मॉलर देन और इक्वल टू 6 n लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा सर। यस अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर मिस्टेक होगी तो चेक करेंगे। नेक्स्ट कौन बताएगा? सौरभ आप बताओगे क्या? रेज हैंड किया ना आपने सौरभ? यस सर। रचना, चलो आप बताओ आप, रचना। सर इट्स मुस्कान नॉट सौरव। हाँ, आप कौन हो, क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, ओके ओके, नो इशू। मुस्कान बताओ चलो। अच्छा, ये सर- फर्स्ट आंसर किसका था? क्या? फर्स्ट वाला किसने दिया था आंसर? बच्चे का नाम सम्यक था? जैन। सम्यक, ओके। सम्यक का ये आंसर था, लेट्स सी सम्यक का सही होगा। सेकंड आंसर कौन था? मुस्कान। यस सर। हाँ बताओ मुस्कान, क्या लिखूं यहाँ पे? सर x, एक्स रेशियो और इक्वल टू 2n 2 की पावर n, ओके। और 2 की पावर n और x और स्मॉलर देन 64। x is equal to or smaller than 6, ओके ग्रेट। क्या इतना ही आंसर की और कुछ भी? 64, नॉट 6। ओके ठीक है, ये मुस्कान का आंसर था। नेक्स्ट, अब इस पे डिस्कशन करें, इसमें क्या सही क्या गलत है, अपन पहले डिस्कशन करते हैं। हाँ, कौन बताएगा? सर मैं आरुष इंक्लूडिंग 1 अगर अलग से लिख ले तो? सर इसमें तो इसमें वो नेचुरल मुझे होल नंबर सर आएगा। ए वाले में इंक्लूडिंग 1, बी वाले में इंक्लूडिंग 1, ऐसा? सर ए वाले में यस सर, अलग natural से अगर मुझे इसके होल नंबर सर मैं आंसर दूं? इंक्लूडिंग 1। ठीक सर है, मैं आंसर दूं? हाँ कौन देगा, क्या नाम है? सर मैं नयन, हाँ बोलो नयन। सर x रेशियो x इक्वल्स टू सर 2 की पावर n आएगा। सर n क्या कहते हैं उसमें रिपीट हो रहा है, n क्या कहते हैं रिपीट हो रहा है ग्रेटर देन में, और 1 है सर इक्वल और ग्रेटर है स्मॉल ग्रेटर है n के, और नहीं सर नहीं समझ में आ रहा। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर मैं The sets of all x such that x equals to 2 raised to the power n and n belongs to whole number and Okay. is less than or equal to 6. ओके ठीक है, एक आंसर ये आया। हाँ बोलो। x colon x is equals to 2n हाँ where n is equals to
and less than 1. Okay, n is less than, greater than or less than? Less than. n less than. Okay, एक minute. N is equals to greater than 1 and equals to less than 6. Okay, ये है ऐसा? Yes, sir. Okay, हाँ next. सर मैं हाँ बताओ. सर x रेशियो हाँ x इक्वल टू एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ. हाँ ये f हो गया, ठीक है. x रेशियो x इक्वल टू 2n हाँ -1 n में -1 2n -1 -1. अच्छा ओके, फिर और n 1 ग्रेटर देन और x लेसर देन इक्वल टू 64. 64. यस सर. हाँ अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आंसर है, इसमें बहुत सारे आंसर गलत है, बहुत सारे मतलब. अब देखो इसमें जो जो गलती है मैं वो सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना. सब लोग अब ध्यान से सुनना, जिसने भी जो भी आंसर दिया है वो सारी जो गलती है वो भी आपको ध्यान सुनना, जिसने आंसर नहीं भी दिया वो भी गलती देखना. अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट वाला क्या ये सही है कंप्लीटली या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है? सर गड़बड़ है। सर, one होल missing है। नंबर है। हाँ अब यहाँ पे नेचुरल नंबर, सर, one missing है। नंबर में होगा 1 2 3. तो यहाँ पे अगर आप n को 1 रखोगे तो आपके पास 1 रखने पे 2 आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, लेकिन n यहाँ पे 1 मिस, ये नहीं आ पाएगा. ये कब आ पाएगा? जब n को 0 रखेंगे. इसलिए ये वाला आंसर गलत हो गया. सेकेंड वाला बताओ. सेकेंड में तो आपने देखो x इक्वल टू 2 की पावर n डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे x गलत है। ये भी गलत है क्योंकि x 1 से 64, 1 से 64 में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं इनफाइनाइट. हमको यहाँ पे किसको डिफाइन करना है? n को, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया. थर्ड में तो आप आधा अधूरा रह गया. डी वाला बताओ. सर डी सही है। डी को देखो ध्यान से. x D इक्वल टू सही 2 है। की पावर बिलोंग्स सर डी सही है। होल नंबर. होल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा? 0 1 Zero. 2, लेकिन एक और कंडीशन क्या दे दी? लेस देन 6. लेस देन 6 मतलब 6 तक जाना है. अब यहाँ पे n को रखोगे 0 तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा. n को रखोगे 1 तो 2 आ जाएगा. क्या सारे एलिमेंट आ जाएंगे? Yes, sir. बताओ ये वाला आंसर सही है. ई वाले में बताओ क्या गलती है? सर जीरो को इंक्लूड नहीं किया। चलो अगर मान लो मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं, अब अभी भी गलती है इसके अंदर. बताओ और क्या गलती है? नेचुरल क्रिएटर है. हाँ अब यहाँ पे सिंपल सर इसमें Natural बाइनरी number बोल है, है, नेचुरल है. 0 से 6 के बीच में, आप 0 से 6 के बीच में तो 0.2 0.3 1.8 वगैरह नंबर भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा n क्या इंटीजर है. या तो इंटीजर डिफाइन करो या फिर नेचुरल नंबर होल नंबर डिफाइन करो, लेकिन आपको n के बारे में बताना पड़ेगा. सिंपली अगर इतना लिख दोगे 0 से 6 के बीच में तो कुछ भी हो सकता है. आपको कुछ नहीं कर रखा. हाँ कुछ भी डिफाइन नहीं करा, इसलिए ये वाला गलत हो गया. ये ऊपर वाला, सर ऊपर वाला भी इनकरेक्ट हाँ है. ऊपर वाला में भी देखो ये कंडीशन तो ऊपर वाले में तो कंडीशन ही गलत कर दी सर. 0 से लेके अगर यहाँ 6 भी लिखते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कर दी? गलत कर दी. ठीक है तो इसको चलो अपन फाइनल आंसर लिखते हैं. सेट ए को डिफाइन कर, ध्यान से देखना सब लोग. वेरिएबल डिफाइन किया x. x आपने सबने सही पता था 2 की पावर n, लेकिन n को प्रॉपर्ली डिफाइन करना था. n बिलोंग्स टू, अगर आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है. ये क्या है? 2 की पावर 0, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 अप टिल 2 की पावर 6. लास्ट में क्या था? 2 की पावर 6. तो n बिलोंग्स टू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर है. अब होल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एक और डिफाइन करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 6. क्या है, समझ में आया सबको? ये प्रॉपर सर डेफिनेशन. आवाज क्लियर नहीं है सर, आपकी बफर हो रही है. आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? No, sir. नो सर. बताइए. हो रही है सर बीच बीच में. बीच बीच में. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ. नेटवर्क तो वैसे यहाँ सही है, फिर भी देख लेते हैं. सेकंड एक तरीका और था डिफाइन करने का. x को अगर मैं लिखता 2 की पावर n माइनस 1, अब मैं बोलता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 6. क्या ये सही है कि गलत है? 7 आया सर. 6. हाँ पहली बार सही है, 7 सर. आएगा, यहाँ पे 7 आएगा. सही है. अब बताओ. सर Yes, होल sir. नंबर होगा बिकॉज 0 भी इंक्लूडेड है. नहीं लेकिन यहाँ पे मैंने n नहीं, माइनस सर. 1 लिखा, ओके सर. तो यहाँ पे n माइनस, अब यहाँ से 1 रखोगे तो देखो फर्स्ट सर एलिमेंट आ करेक्ट जाएगा. है. हाँ, अब 2 रखोगे तो सेकंड एलिमेंट, 7 रखोगे तो लास्ट एलिमेंट. मतलब ये भी क्या है? सही है. क्या आप समझ में आ गया आपको? Yes, sir. सर. यस सर. यस ठीक है. सर. ओके वेरी गुड बच्चों. चलो आगे बढ़ते हैं.
एक और क्वेश्चन करो। अब सब लोग ध्यान से करना इस क्वेश्चन को कि डॉट डॉट है मतलब आगे तक जा रहा है, ठीक है। 1 1,2 1/3 1/4 अच्छे से ट्राई करो इसको। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्ली डिफाइन करना। सर चाहते सकते हैं आंसर? हाँ चैट में आंसर दे दो, मैं देख लेता हूँ चैट में। बहुत सारे बच्चों ने चैट में भी दिया था, विनोद ने दिया था, भूमि ने दिया था, ग्रेट। विनोद आपका आंसर में 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना। सॉरी नेचुरल नंबर में 2, वो गलती हो गई आपसे, होल नंबर लिखना सर पड़ेगा। वो चैट में इसलिए सारे चैट में इसलिए कह रहे हैं, वो कॉपी कर रहे हैं गूगल से सारा। अच्छा गूगल से कॉपी कर रहे हैं। अच्छा ये सब करने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। आप मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो देख रहा हूँ सर, आप समझा रहे हो। हाँ अच्छी बात, देखो गलत आंसर देना बहुत अच्छा होता है। अगर गलत आंसर देके सीखोगे ना, देखो आपने आंसर दिए, मैंने सबको गलतियां बताई। अगर वही आंसर आप गूगल ऐसे खुद से लिख रहे हैं। गलतियां पकड़ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है। अल्टीमेटली आपको सबको जी देने सर जाना। बिल्कुल खुद से लिख रहे हैं, गलतियां हो रही है उसको फिर ठीक करके भी खुद से लिख रहे हैं सर। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सर लिख करते भी हैं, दिया चैट में। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कभी कभी। जैसे आपके भी एग्जाम होगी नेक्स्ट संडे से, ठीक है। इस संडे तो नहीं होगा, नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम होगा, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे घर पे, कोई भी है चलो वाह फोटो खींचा, गूगल से आंसर देखा, वहां पे टिक करके आ गए, यहाँ पे टॉप कर रहे हो। तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क्लास में कौन कौन बच्चे मतलब अटेम्प्ट दे रहे, कौन कौन बच्चे मेरे डेली क्लास अटेंड करते हैं, कौन से बच्चे मेरा आंसर करते हैं, वो मुझे उनके नाम ऑलरेडी पता है। आप वहां पे चीटिंग करोगे तो खुद को धोखा दोगे, ये प्रैक्टिस मत अपनाना। आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई चीटिंग करके एग्जाम मत। सर हाँ बोलो। सर जो सेट है Yes, उसमें sir, जो हो हमारा गया। लास्ट नंबर है वो नहीं है, मतलब सर इनफिनाइट सर पीछे वाला बहुत बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ सर पीछे मैं मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। पीछे में कुछ नहीं, हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा। यहाँ पे सब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 तक लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया x इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू होल नंबर 0 1 2 3 और 6 से छोटा। तो ये इसको सेट बिल्डर को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। और उसी को नेचुरल नंबर के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या होगा, अगर n को 1 से स्टार्ट करना है तो 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे n को मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 रखूंगा तो 2 की पावर 0 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। कहां तक बोला, लेस देन इक्वल टू 7। लेस देन इक्वल टू 7 मतलब लास्ट में 7 अगर रख देंगे तो 7 रखने पे 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे ये पूछा था कि यहाँ पे एक और फॉर्मेट है, उसको वापस से सेट बिल्डर। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं x इक्वल टू 1/n, सही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा सेट ए x वेयर x इक्वल टू 1/n। अब n को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, तो n आप अगर बोल रहे हो नेचुरल नंबर, करेक्ट है क्या, ये सही है यहाँ तक इतना आंसर, को और कुछ ऐड करना पड़ेगा? नो सर इतना ही होगा। x is greater than सही or है, sir. equals to 1। जो नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर मैंने बोल दिया मतलब नेचुरल नंबर में कहाँ से आएगा, 1 2 3 4 5 यही आएंगे, राइट, सो ऑन। तो यहाँ पे इतना सफिशियंट है। मतलब अगर मैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा था, तो ऑफ कोर्स वो 1 या 1 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, करेक्ट। बोलो बच्चों, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म दिया, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखना। तो इसको इसका आंसर लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो, चैट बॉक्स में आंसर देना। तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं -8 and 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक आता है। अच्छा आपको मैंने अपने बारे में बताना भूल गया, आपको मेरा नाम वगैरह पता है?
हर्षित सर Yes, sir. पता है क्या? हाँ, हर्षित सर मेरा नाम है, मैं आपको खैर मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, पता ही चल गया होगा आपको। तो पूरा सेशन अपन मैथ्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। माई सेल्फ हर्षित सर, एंड आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पे, मैंने एक बार आपको अच्छा वो मटेरियल भेजा था, आपने देखा था उसको? Yes, यस सर देखा था। हाँ, काफी अच्छा Yes, sir. मटेरियल है, उसमें आपका बेसिक बहुत सारा कवर भी हो रहा है, तो उसमें से आप है ना अच्छे अच्छे नोट्स उतार लेना। मतलब उसमें से जो काम की चीजें आपको लग रही है, जो आपको भूल पा रहे हो, 1 से 15 पेज का मैंने कहा भी था, तो वो 1 to 15 पेज आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें है उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, राइट। तो उनको प्रॉपर्ली नोट्स बना, क्योंकि वो सब चीजें बहुत आगे जाके काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान सर रखना। लाइव सेशन इस में वाले NC चैप्टर के जो नोट्स है वो मिलेंगे? हाँ, इस चैप्टर के ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको जितना भी चीजें, इसका मैं PDF फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। सर इस लाइव ओके सेशंस सर। में से NCERT सॉल्यूशन होंगे क्या? इसमें आ रहे हो मतलब होगी क्लास, तो उसमें NCERT सॉल्यूशन भी होंगे क्वेश्चंस? नहीं, मतलब अगर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए तो वो अलग से मैं PDF आपको ग्रुप में डाल दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाओगे हाँ, उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट? अपन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ओके स्टार्ट सर में ठीक। हम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो उसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे थोड़े बहुत, फिर धीरे 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 मैं अपना लेवल बढ़ाता जाऊंगा आपकी क्लास का। जैसे अपन ने मान लो सेट्स पढ़ लिया, फिर जेई मेंस के अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, थोड़े बहुत एडवांस के क्वेश्चन किए, कुछ आपको मैंने होमवर्क में भी एडवांस जेई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जब आप टेस्ट दोगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन आप देखोगे। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। चलो, ये आई थिंक सबना आंसर बता दिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x² + 7x - 8 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने के 3 तरीके आपको 10th में सिखाए गए थे। इसमें अगर मान लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखूं मैं, तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे -8 and 1, तो 2 फैक्टर बनेंगे x + 8 and x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8, 1। तो ये आपके आंसर आके, तो इसका और x बिलोंग्स टू रियल नंबर भी, तो ऑफ कोर्स ये रियल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट -8, 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर से दिया। अगर आप 1 को पहले लिखो, -8 को बाद में लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। रिपीटेशन करो तो भी चलेगा, लेकिन ये इसका सही तरीका क्या रिप्रेजेंट करने का, -8, 1। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म और सर रोस्टर फॉर्म है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, वेरी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा, इसमें एक चीज, हाँ चलो, इसी में एक चीज मुझे पूछनी थी। बहुत सी बार एक मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन होता है, सब लोग को ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ, चलो इसको मैं आगे अगली स्लाइड में लिखूँ, उसके पहले मैं टाइप्स ऑफ सेट में आपको 2-3 चीजें बताऊं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब सेट्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हमें समझना है, ठीक है। सेट्स के देखो बहुत सारे टाइप्स है। आप हो सकता है कुछ आप पता है, कोई नाम बताएगा क्या क्या टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं? Yes, sir. एम्प्टी सेट, empty set, infinite, Equal finite, set, empty set, finite set, infinite set, Infinite finite set, singleton set, empty set, null set, void set, फिर यूनिवर्सल सेट, सर लेकिन इतने इतने Equal नहीं है सर set. शायद से लोग। पावर सेट, इक्वल Sir, equal set. Sir, Finite equivalent set. फाइनाइट, equivalent set, इनफाइनाइट, इक्वल सेट। Unequal set. empty ठीक है। set. देखो बहुत सारे हैं, तो कुछ काफी सेट सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, कुछ सेट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। तो अपन सारे कवर करेंगे एक एक करके। सब सर टोटल कितने होते हैं? टोटल ऐसे कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब तो फाइनाइट कुछ, जैसे मान लो फिर मैं नंबर बताता हूँ, टोटल अगर करना है, काउंट जैसे कभी किया नहीं है। एक होता है आपका, सबसे पहले बोलता है एम्प्टी सेट। एक होता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप बोलते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट। Void set. एक तरह का सेट ये होता है। एक सेट अपन बोलते हैं सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट। थर्ड आपका होता है फाइनाइट सेट। फोर्थ आपका होता है इनफाइनाइट सेट। एक्चुअली डिफाइन अलग अलग किए, ऐसे कोई काउंटिंग नहीं कि 10 है कि 15 है, लेकिन जो मेजर है हम वो पढ़ते हैं। फिर होता है आपका इक्वल सेट। फिर आपका एक होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। फिर आपका होता है एक यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, पावर सेट, वेरी गुड। एक होता है पावर सेट। एक होता है आपका सबसेट, ठीक है। और कोई जो रह गया? Union set. हम्म, Union set. नहीं यूनियन नहीं, यूनियन तो एक ऑपरेशन होता है, यूनियन सेट नहीं होता है। universal set. यूनिवर्सल लिख दिया।
सर सब्जेक्ट यूनिवर्सल सेट। ना ना, वो ऐसा कोई नहीं है, वो यूनिवर्सल में Equal set. इक्वल लिख लिया। Sir, unequal. नहीं नहीं नहीं, इक्वल इक्वल ही आता है। ठीक है, और सुपर सेट, हाँ सुपर सेट होता है। ठीक है, तो लगभग सब कवर हो गए। ठीक है, अब इसमें एक एक करके सबको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अच्छा नाम से ही बताओ, क्लियर होगा थोड़ा बहुत इसका मतलब क्या होगा, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। सर कोई भी कोई भी एलिमेंट एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी वो नहीं होगा सर इसके अंदर। हाँ, उसके अंदर मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट जो खाली है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते हैं सर। चलो मुझे जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कोई इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये क्या ये एम्प्टी सेट है? Yes, sir. यस सर। क्या ये एमसीटी से? ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक्स नहीं आ जाएगा सर इसके अंदर। क्या ये एम्प्टी सेट है? No, sir. नो सर, है डिजिट। Sir, singleton. हाँ, ये सिंगल टर्न, Singleton यहाँ पे जीरो यूज हो रहा है, जीरो भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा था, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है, सिंगल टर्न सेट है। ये कौन सा है? सिंगल टर्न सेट। लेकिन ये वाला यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है, मतलब ये क्या है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है सर। एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसको रिप्रेजेंट एक और तरीके से करते हैं, या तो ऐसे खाली रिप्रेजेंट कर दो, और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना, तो ये सिंबल यूज होता है फाई। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? फाई। क्लियर है? अच्छा सर। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल समझते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला x 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा x आपको बताना है ताकि उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो और आंसर 0 आ जाए। तो क्या ऐसा कोई x पॉसिबल है? सर अगर 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा ही नहीं। हाँ वही है, कोई भी तो x स्क्वायर अपने आप में नंबर है। नहीं सर, आ सकता है अगर नेगेटिव टर्म है नहीं तब आएगा। उसमें अगर 1 प्लस करोगे नहीं तो आ आएगा, जाएगा। नहीं लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा है, तो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते वो ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। तो किसी भी वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, बट अगर कोई नेगेटिव टर्म है और मतलब कि जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, अगर हाँ, लेकिन यहाँ पे यूज क्या हो रहा है? एक्स सर यहाँ पर वो पे कंडीशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होगी क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझो ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जिस मतलब पॉजिटिव होगा। ऑफ कोर्स उस पॉजिटिव नंबर में अगर 1 ऐड होगा तो हमेशा क्वांटिटी 1 से क्या आएगी? ज्यादा ही आएगी। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 1 ऐड करने का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। रियल नंबर है क्या? बताओ। सर नेगेटिव लेने में पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर में। स्क्वायर में अगर आप नेगेटिव भी रखते हो तो भी इसका आंसर क्या आएगा? तो पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में किसी आएगा नंबर सर। का स्क्वायर करने पे आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव में ही आता है सर। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है। वेरी गुड। तो स्क्वायर में आप कोई भी चीज अगर ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। नेगेटिव आता है वो नेगेटिव, मतलब वो इमेजिनरी क्वांटिटी, वो अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे रियल के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे कोई, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज ऑफ नल सेट। ये क्या आ जाएगा? नल सेट। क्या एक समझ में आया? यस सर। अब सेकंड वाला देखो, x बिलोंग्स टू z। अच्छा z मतलब Integers. पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर, ये ध्यान रखना, सिर्फ इंटीजर नॉट पॉजिटिव। z मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ सकता है। तो z इंटीजर भी होना चाहिए, एंड मतलब और, एंड मतलब होता है और, इंटीजर के साथ साथ ये भी होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? Fraction में आएगा 3/5. 3/5। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? No, sir. नो सर नहीं कर एक रहे। दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट। क्योंकि नल यहाँ सेट। पे आंसर 3/5 और वो एक फ्रैक्शन है, वो एक इंटीजर नहीं है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई कॉमन आंसर नहीं है, इसलिए भी इसका आंसर नल सेट आएगा। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? सर हाँ बोलो। हाँ सर हम फाई का यूज कैसे सर रिपीट करेंगे? कर दीजिए, मेंटेनेंस कनेक्शन नीचे जाता है। ठीक है, देखो फाई का मतलब होता है, फाई ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई भी नल सेट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई मतलब ये दिखाने का तरीका है। तो यहाँ पे मैं रिपीट वापस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला हमने सेट पढ़ा वो पढ़ा है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तो नल सेट का मतलब ऐसा था जिसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो, पूरी तरह से क्या हो? खाली हो। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई से भी। और यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए थे कि यहाँ पे इन दोनों से कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों के दोनों क्या थे? नल सेट थे। इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं था। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करके 1 ऐड करो और आंसर 0 आ जाए, और ना ही ऐसा कोई नंबर है जो इंटीजर भी और इसको भी सेटिस्फाई करे। इसलिए इन दोनों का आंसर क्या आ रहा था? खाली आ रहा था। खाली आ रहा था मतलब नल सेट। क्या क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर करो सब लोग।
यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, आराम से सॉल्व करो। सर पोल है क्या? क्या? सर आपने पोल दिया है क्या? ना ना पोल नहीं दिया है अभी फिलहाल, पोल करता हूँ जब जनरेट, आप ट्राई करो तब तक, अगले सर, इसमें पोल दो। सर ए सर ए सर नो सर देना। ए ए सर ए होगा सर, नल सेट सर ये होगा। ए होगा, हाँ सर ए होगा, इसमें नल ए सेट होगा। है सर। नल से ओके। यस सर ये होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है और 2x इक्वल टू 6 है, यहाँ पे दो चीजें राइट। एंड और एंड की कंडीशन, एंड मतलब यहाँ से भी आंसर आना चाहिए और यहाँ से भी आंसर आना चाहिए, तो एंड मतलब और एंड मतलब दोनों तरीके से आंसर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, आ रहे हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहे एक दूसरे को। हाँ देखते हैं कि क्या दोनों में कॉमन, दोनों में ऐसा कोई एक्स आ रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। हमको ये पता करना है ऐसी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे भी ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू, मतलब एक्स की ऐसी एक कॉमन वैल्यू निकालनी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट वाले से आंसर क्या आएगा ये बताओ। प्लस सर माइनस 4 आ जाएगा। सर माइनस सर 4 आएगा। 4 आएगा कि और कोई भी प्लस आएगा? माइनस माइनस 4 माइनस बस 4 4 आएगा। सर दो आएंगे, हाँ दो आंसर आएंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, ध्यान रखना था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आएगी, 4 और माइनस 4। और सेकंड वाले 8 3 आएगा। सर 3 आना चाहिए। अब दोनों आप क्लियरली देखो कि वो दोनों में फिर कॉमन से आंसर हो है, जाएगा। दोनों में कोई भी कॉमन आंसर नहीं है। नो सर नहीं है, आंसर क्या आएगा नल सेट, क्या आ जाएगा नल सेट है सर, नल सेट। एम्प्टी सर, नल सेट है। नल सेट है सर, वॉइड सेट। क्लियर हो गया? वॉइड हाँ सेट। void यस सर क्लियर हो गया तो कंसेप्ट। अच्छा अब इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, खैर वो मैं आपको अभी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक मैं पूछ रहा हूँ एक्स इक्वल टू रूट 16, ठीक है। इन दोनों का मुझे सॉल्यूशन निकालना है, इन दोनों का मुझे सॉल्यूशन निकालना था। यहाँ पे एक्स का सॉल्यूशन क्या आएगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी वो मुझे पता, ठीक है। सर फर्स्ट वाले में माइनस 4 और माइनस 4 आएगा, ये सर तो इसमें भी 4 और माइनस 4 ही आएगा, पहले देख लिया था उसमें। इसमें सिर्फ 4 आएगा। ठीक है। इसमें से 4 आएगा। हाँ इसमें से 4 आएगा इसमें सर। बस 4 आएगा सर। अच्छा मैं 4 आ ऑप्शन जाएगा लिख रहा हूँ, सर। हम पोल पोल करेंगे, आंसर में करो। एक 4 लिखा है, एक 4 माइनस ओके 4, सर। एक लिखा है माइनस 4 4 4 और बोला एक नल। सर आप सोचो 4 और आराम से। माइनस 4 आएगा क्योंकि पहले वाली कंडीशन में सर वो है 4 और माइनस 4 है एक्स स्क्वायर 6। नहीं सर, इसका एक ही सॉल्यूशन बी होगा होगा सर। सर, बी होगा। इस पोल में आप आंसर ये होगा करना, सर। यार सोचो सब लोग, देखो लॉजिक भी ढूंढना है आपको, मैं सर, इसका B होगा, B। रीजन मुझे तो बी लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके पीछे जेई ने बहुत बार ना अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलो मैं एक सेकंड बस मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ। देखो पोल लॉन्च किया है मैंने, दिख रहा है सबको, सब लोग ध्यान से देखो। सर कर दिया वोट। हाँ डन। देखते हैं क्या वोट आता है, मैं आपको रिस्पॉन्स भी शो करूंगा। मैं पहले ही बता दूं बी सर लगाया हो मैंने। गया सर। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप अपना आंसर उस पोल पे जनरेट करो, फिर मैं देखता हूँ कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा सर ये सर पोल शो ज्यादा हो कहाँ पे सकता हो है रहा क्या, है? एक से ज्यादा हो सकता है सर पोल आंसर? नहीं आया। पोल देखो एक्टिविटी में दिखेगा बच्चों, हो गया वो तो दे दिया सर। ये सर बाकी एक से ज्यादा हो पोल सकता है नहीं इसमें आ रहा है। आंसर। नॉन को हटा के शायद से सारे हो। देखो पोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर आ मेरे में रहा है नहीं आ सर रहा है। पोल। चेक करो एक बार, अनमोल एक्टिविटी में जाके कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। यस सर आ रहा है। यस सर। एक्टिविटीज में जाओ, ऑप्शन वहां पे पोल दिख रहा होगा। आ गया सर, आ गया। हाँ हाँ सब लोग वोट करेंगे, अभी मैं रिजल्ट भी शो करूंगा। आपने जो 19 लोगों ने वोट कर दिया है, बाकी लोग भी करो। चलो मैं दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है रिजल्ट? यस सर। नो सर। नो सर अभी नहीं दिख रहा। नो सर, नहीं दिखा? व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं नहीं, सर नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं। 22 लोगों ने कर दिया, आई थिंक हाँ मैक्सिमम सबने कर दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, 10 लोगों ने ए ऑप्शन को टिक किया है, 12 लोगों ने बी ऑप्शन को टिक किया है।
मतलब लगभग 50-50 है, और बी में थोड़े 2 ज्यादा है। ए वाले ए ऑप्शन 10 बच्चों ने टिक किया, बी ऑप्शन बच्चों ने टिक किया, तो कौन सा सही होगा? सर बी होगा सर ए मैंने बी करा। ओके चलो, ए बी होगा ओके ओके। सर फर्स्ट ए कंडीशन होगा को सर, ए। देखते हुए लगाया सर बी। सर सेकंड कंडीशन के लिए था आई थिंक ये पोल। ठीक है चलो, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा तो एक ही होगा। ओके अब सीखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है देखते हैं, चलो तो इसका तो चलो क्लियर है, यहाँ पे तो 2 सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि यहाँ पे x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं। एक्चुअली इसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का जेई में बहुत बार यूज हुआ और जनरली बच्चे गलती करते हैं। ठीक है तो आप ध्यान समझना, देखो ध्यान से। सबसे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी थी, जैसे मान लो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर मैं जो लिख रहा हूँ, जो भी नंबर लिखूंगा, ये बाय डिफाइन रूल क्या डिफाइन किया, अगर इसको रियल एग्जिस्ट करना है, अगर ये रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा तो रूट के अंदर हमेशा जो क्वांटिटी होगी इट शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। इट शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अभी भी मैं कोई नंबर लिखता हूँ वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। कभी भी मैं आप देखोगे तो ये देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनके बारे में पता होगा, इनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। ये एक इरेशनल नंबर हो तो इनको आपको प्लॉट करना भी आता है और इनकी वैल्यू भी निकालना आपको आती है, राइट। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, और इनको प्लॉट कैसे करते हैं वो भी मुझे पता है। लेकिन कभी भी आपने आज तक क्या कभी भी ऐसे नंबर थे कि स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -7? नहीं, ऐसे नंबर रियल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हम सबसे पहले तो ये चीज बोलते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक तो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, अच्छा ये पॉजिटिव आना, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 16 था, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था 16 था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 को अब देखो 2 तरीके से बच्चे लिख सकते हैं। कोई बोलेगा अच्छा सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 को लिखा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है यहाँ तक तो। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इसको हम एक तरीके से और लिख सकते, 16 को तो आपने अभी सिखाया था, 16 तो -4 का स्क्वायर भी होता है, ये तो गलत नहीं है। हाँ ये भी सही है, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा, मतलब ये स्टेप तो क्या ये स्टेप सही है? नहीं सर है तो नहीं, वैसे नहीं सही है ना, क्योंकि -4 का 16 ही तो आता है, यहाँ पे कोई गड़बड़ थोड़ी है। नहीं है, सही है ना? सही है, अंदर से नेगेटिव में तो सही है। हाँ सही है, क्योंकि -4 का स्क्वायर तो 16 ही आता है, यहाँ पे कोई गलती तो बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ सर पॉजिटिव में आ जाएगा फिर, है ना, -4 का स्क्वायर तो 16 ही तो आएगा, +16 ही तो आएगा, मतलब ये स्टेप तो सही है। हाँ, इसके बाद आप लिख दो कि yes, सही -4 का स्क्वायर की पावर 1/2, तो इससे तो आंसर -4 आ जाना चाहिए। मतलब रूट 16 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ, -4 भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? आंसर तो 4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, लेकिन आंसर इसका करेक्ट ए क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो ध्यान समझो। अब यहाँ पे हमको डिफाइन क्या किया था मैथमेटिक्स में कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा, अब देखो इनपुट आप अगर पॉजिटिव रख रहे हो रूट के अंदर, अगर आप इनपुट पॉजिटिव रख रहे हो मतलब पावर 1/2, आउटपुट भी हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। आउटपुट भी हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ये जो आउटपुट है इट शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब हमेशा आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्क्वायर रूट का जो भी आउटपुट आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आउटपुट आएगा, पहली बात तो इनपुट पॉजिटिव रहेगा, और इनपुट अगर पॉजिटिव तो इसका आउटपुट भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका आप आंसर कभी भी -4 नहीं लिखो, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये डिफाइंड होगा ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि रूट वाली क्वांटिटी है। आप चाहे पावर कुछ भी हो, 1/2, 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में कुछ भी हो, ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो भी ए की पावर x हो, ये जो इनपुट होता है, ये इनपुट ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका आउटपुट भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो फंक्शन है रूट ऑफ ए वाले, ये आंसर हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। आंसर हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। इसलिए कभी भी अगर आपको ये पूछता है, अब बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 36, इसका आंसर क्या आएगा? 7 अभी भी नेगेटिव आंसर इसका नहीं लिखोगे। अच्छा एक मिनट और, नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये आपने 10th में एक चीज और देखी होगी, मॉड्यूलस फंक्शन, थोड़ा बहुत ध्यान है?
नहीं सर। यस सर। यस सर। या आपने वहां देखा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में, कभी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ने कहा तो बाहर लगा देते, टीचर बोलते हैं मॉड लगा देना। मॉड मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर, पॉजिटिव आना चाहिए सर। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन, इसको मैं डिटेल में आगे वापस पढ़ूंगा, लेकिन अभी बेसिक इसका ध्यान रखो। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो जिसका आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। चैट में कोई कुछ लिख तो नहीं रहा ना, ठीक है। हाँ, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब ऐसा जिसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आना चाहिए, जैसा मैं आपको ये बताऊं, मॉड्यूलस ऑफ -5 इसकी वैल्यू क्या होगी, सर 5 प्लस का 5 मॉड्यूलस ऑफ -7 7 प्लस का 7। हाँ, मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी इनपुट हो, आउटपुट हमेशा क्या Seven. बनेगा, पॉजिटिव। मतलब वो Positive नेगेटिव को में भी क्या आएगा बना सर, देगा, पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है? यस सर। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो 6 आउटपुट पॉजिटिव वो तो होगा। कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट 6 का 6 आ जाएगा। लेकिन अगर इनपुट में नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो उसका आउटपुट क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। मॉड्यूलस का मतलब होता है, ठीक है। तो अब अगर देखो इसको मैं समराइज करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ x², ठीक है, वेयर x इज एनी वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या इसका आंसर x होगा या मॉड x होगा? मॉड एक्स। मॉड एक्स होगा। सर मॉड एक्स। इसका आंसर क्या होगा, मॉड x होगा। तो इसकी देखो मैथमेटिक्स में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है आपका, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ x² अगर आप कर रहे हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मॉड x आएगा। क्या आएगा, मॉड एक्स होगा। या अपनी Mod कॉपी में x। प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसका यूज आगे जाके बहुत होगा और कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। जनरली आप जल्दबाजी में क्या करोगे, x² को आप डायरेक्ट x लिख दोगे, तो ये गलत है। ये क्या है, गलत है। कभी भी आप स्क्वायर रूट ऑफ x² लिखोगे तो क्या लगाओगे, मॉड लगाओगे। मॉड का क्यों लगाए, क्योंकि ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज मुझे आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। क्या समझ में आया आपको? जी सर, समझ में आ गया। क्लियर? अब देखो इसको मैं एग्जांपल सर डाउट है। हाँ, एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ sin² x, तो बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे आप? sin x। सर मॉड साइन एक्स। सर मॉड साइन एक्स है। आएगा। मॉड साइन एक्स आएगा क्योंकि सर। देखो sin x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, आगे जाके आप 11th में देखोगे। लेकिन इसका आंसर आप क्या लिखोगे, मॉड sin x। क्या लिखोगे, मॉड sin x। क्लियर है? सर स्क्वायर ना होता तो आ जाता फिर। हाँ, स्क्वायर को तो बाहर निकाला मैंने, तो उसका आंसर क्या आएगा, मॉड sin x। बाकी अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम डायरेक्ट 6 लिखेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर कोई x² आ रहा है तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, मॉड। अपन को यहाँ मॉड लगाना जरूरी है, क्योंकि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। अब समझ में आ गया सबको? जी सर। सर एक डाउट है सर सर, हाँ, जैसे पूछो, हमें पूछो, पहले काफी सारी क्लासेस में बताया गया कि जब अगर हमारा जो स्क्वायर रूट है वो लेफ्ट साइड से अगर राइट हैंड साइड आएगा तो वो अंडर रूट बन जाता है, और उसमें से जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वहां पे और इसमें अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, उसमें अंतर क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैं लिखा हूँ x² इक्वल टू सपोज 16। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये तो स्क्वायर उधर जाके रूट होता है, स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, रूट। और हम प्लस माइनस आगे लगाते हैं, अंदर कभी नहीं लगाते। प्लस माइनस इसके क्या आता है, बाहर आता है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में आएगी 4। इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 4। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू हमेशा 4 होगी, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाहर हमने लगाया प्लस माइनस, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी +4 एंड -4, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x² का फंक्शन था, इसलिए क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। तो इसका यहाँ पे 4 भी रखूंगा, उसका स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16 होता है। रूट चलाते हैं ना, रूट के बाहर प्लस माइनस आता है। क्लियर है? अंदर नहीं आता। आया समझ में? यस सर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखो जनरली बहुत अच्छी चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन जनरली बच्चे गलती करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू तो हमेशा 4 आएगी। क्या आएगी, 4। लेकिन ये प्लस माइनस बाहर लगा जब ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई अगर मुझसे सिंपली इतना पूछता, अगर इतना सा कोई मुझे बात होता है x इक्वल टू √16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से आपका x का आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन था। यस सर। सर ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, मतलब सिचुएशन तो लिख सकते हैं सर, रूट उधर जाके प्लस माइनस ही क्यों बनता है, मतलब प्लस माइनस सब क्यों आ रहा है? हाँ, ये क्यों आ रहा है वो समझाता हूँ, चलो उसका भी लॉजिक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² इक्वल टू 16 है। अब तो यहाँ पे आप बनेगा x² - 16 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्वाड्रेटिक Yes, यहाँ पे
इसको फैक्टराइज करा मैंने, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है यहाँ यस सर इंटू a माइनस बी। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्या एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मैंने दो फैक्टर बना दिए x प्लस 4 x माइनस 4। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी प्लस 4 एंड माइनस 4, प्लस 4 एंड माइनस 4। इसलिए Yes, स्क्वायर को जब हम sir. रूट में जाते हैं तो दो वैल्यू आएगी, प्लस में और एक माइनस में। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर क्लियर है। ओके, एक्चुअली बहुत लंबा डिस्कशन चला गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको अब ये ध्यान रखना, ये जो मेजर चीज मैंने लिखी ये वाला, कि स्क्वायर रूट को अभी बाहर लगाओगे तो मॉड लगाना है। क्या लगाना है आपको? मॉड। ये मॉड इंपॉर्टेंट है, अगर ये मॉड नहीं लगाओगे तो आपका आंसर डायरेक्ट गलत कर देंगे। अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ जैसे मान लो लगा रहा साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर आपने साइन एक्स लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लगाना है? आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको नोट डाउन भी कर लेना कॉपी में, और आगे के लिए ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट आपको मैंने समझाया था सिंगल टर्म सेट। सिंगल टर्म सेट का मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अच्छा, इसमें एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। तो सेट्स के बारे में आपको बिलोंग्स टू समझा रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, ये जो 2 3 5, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 और 7, ये सब क्या है इसके, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। Elements. एलिमेंट्स। तो क्या ये जो मैंने यूज किया ये वाला, क्या ये भी इसका एलिमेंट है? यस सर। हाँ, ये Yes, भी sir. इसका एलिमेंट है, ध्यान रखना। यस सर एलिमेंट है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये भी सही है, एंड 5 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये सही है? ये सही है। हाँ सही है। क्यों? क्योंकि ये एक यस एलिमेंट सर है, सही है। ये इसका क्या है? एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करेंगे, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर क्लियर है। इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? ये सिंबल क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सर 4 तो 4 चार है, वेरी एलिमेंट्स हैं। गुड, 4 वेरी नाइस। अच्छा, मान लो 5 यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिखता सेट बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो 3 एलिमेंट्स। 3 Only 3 elements. ठीक है, 4 3 एलिमेंट। 3। हाँ, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा के पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, और ये पूरा के पूरा एक सिंगल एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 3 हुए। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 हुए? तो ये अपने आप में एक एलिमेंट है। तो अगर मैं बताता हूँ सिंगल टर्म सेट, तो सिंगल टर्म सेट के बारे में मैंने आपको क्या बोला? ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे एक लेटर यूज करते हैं जेड, क्या ये सिंगल टर्म सेट है? Yes, sir. यस सर। यस सर सिंगल टर्म सेट सिंगल टर्म सेट है? नो सेट इंडल। सर। Yes, sir. है, क्योंकि अंदर एक सेट है, तो ये Yes, इसका sir. एलिमेंट हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया? कि एलिमेंट हो गया, और एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये भी एक सिंगल टर्म सेट। अब इसके अंदर देखो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, क्या ये एक सिंगल टर्म सेट है? यस सर। No, सर sir. है, क्योंकि ये पूरा के पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। Yes, ये पूरा sir. हाँ. ब्रैकेट के अंदर पूरा के पूरा क्या हो गया? एक सिंगल एलिमेंट हो गया, तो ये भी एक सिंगल टर्म सेट है। सर एक डाउट है हाँ, पूछो पूछो बेटा। सर, कहीं कहीं पे जब एलिमेंट गिनने के लिए कहते हैं तो सर वो भी इंक्लूड करते हैं। हाँ, वो सबसेट की बात कर रहे हो आप, वो आगे जाके मैं समझूंगा। 5 एक तरह का सबसेट होता है। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप बोलो, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इन सारे में बताओ? 1 1. 1 है ना, हर इसमें 1 1 एलिमेंट। अगर मालूम इसमें ऐसा लिखा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2. सर 1। सर 2 2 है। हाँ सर, इसके अंदर 2 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है। ध्यान रखो, दोनों अलग अलग है, एक नल सेट है और एक जीरो है। तो जीरो एक एलिमेंट है, नल सेट अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, और किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। डाउट्स अपने अपने क्लियर रखो। बताओ और क्या डाउट है? सर नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे सर? इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्या? हाँ, इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपकी नेक्स्ट क्लास में और अदर टाइप्स ऑफ सेट्स को कवर करूंगा मैं, फिर उसमें ऑपरेशन हम देखेंगे, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो आपको मैं होमवर्क दूंगा उसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके सर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक किसी स्टेप में या फिर कोई कॉन्सेप्ट अब तक जो ना समझ में आया हो। हमने सबसे पहले हमने क्या सर देखा आ था? गया। सेट्स देखा था, उसका डिस्क्रिप्शन देखा, 2 रूल्स हमने समझे,
सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेट में दो रूल हमने सीखे, ऑर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटेशन इज डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर हमने देखा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बिलोंग्स टू, ये हमने सारी चीजें देखी, दो तीन हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा। अच्छा, क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, अलग अलग फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या देखा कि टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें नल और फिर स्क्वायर रूट के वाला एक चीज हमने सीखी यहाँ तक। सेकंड टाइप ऑफ सेट हमने देखा सिंगल टन सेट, क्या देखा, सिंगल टन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या ये समझ में आया आप सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, क्या होगा मतलब इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर जिस सेट में कोई लिमिट होती है, Fixed लिमिटेड number. सेट। फिक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने चैट में पूछा, दिशा सिंगल टन सेट का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट होना। जैसे एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल है, आपको समझाता हूँ। ये 1 ये एक सिंगल टन सेट हो गया, 5 ये एक सिंगल टन सेट हो गया जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, एनीवन कोई नल सेट का एग्जांपल दो एक और, अपनी मर्जी से। सर 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, वो उस तरह का एग्जांपल हो जाएगा। और एक और एग्जांपल अगर जैसे मान लो मैं ये पूछता हूँ कि अच्छा मुझे इसका आंसर बताना है, सिंगल टन सेट होगा या फिर नल सेट होगा? x where x is a even prime। सर सिंगल टन। सर सिंगल Single ten, sir. हाँ, इवन प्राइम, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी हो प्राइम भी हो? सर 2 सर 2। तो सिंगल इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा, मतलब सिंगल होल टन। नंबर लेस देन 1 भी हो सकता है। हाँ, होल नंबर लेस देन 1, हाँ होल नंबर लेस देन 1 में 0 आ जाएगा सिर्फ, तो वो भी सिंगल टन सेट है। अच्छा, अगर मैं ये पूछता x इज अ इवन प्राइम ग्रेटर देन 2, सर नल सेट नल होगा। सेट। सर ये नल सेट होगा सर। इससे बड़ा कोई क्या इवन प्राइम होगा? Null set. नहीं होगा, तो नो सर। खाली सेट होगा, जैसे सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट। अब क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. फाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर है भाई, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब थोड़े बहुत एलिमेंट हो, ज्यादा ना हो, जिसको हम गिन सके, जिसको हम क्या करें, गिन सके। अगर मैं आपको यही बोलता है यहीं पे एग्जांपल कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 100, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि अच्छा इसके अंदर कितने नंबर होंगे? सर 99। 99। यहाँ पे मुझे पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, 99 एलिमेंट है। और यहीं पे अगर मैं लिखता x बिलोंग्स टू रियल नंबर x लेस देन 100, तो ये क्या फाइनाइट है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। रियल नंबर, Yes, sir. नंबर आता है 100 से कम, इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो ये तो आपका फाइनाइट हो गया, लेकिन ये मेरा कैसा हो गया, इनफाइनाइट। क्लियर? क्लियर यस सर। सर इसमें एक और एग्जांपल आ सकता है हाँ बताओ। सर। हाँ, कौन से वाले? इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, उसमें क्या? सर उसमें भी सिर्फ 5 होते हैं, मतलब कि अल्फाबेट्स और हाँ। 5 एलिमेंट्स, और वो सारे भी फाइनाइट होते हैं। हाँ, फाइनाइट होते, वेरी गुड, फाइनाइट एलिमेंट, सही बताया आपने। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इज अ फाइनाइट एलिमेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। यहाँ पे एक सेट दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सर बी होगा। सर बी। सर 3 है। 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ 3, एलिमेंट sir. 3। 3 एलिमेंट है इसके अंदर, टोटल कितने एलिमेंट है? 3, 1 2 3। ठीक है, यस सर। ओके चलिए। अब इनफाइनाइट सेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसे सेट जिसके अंदर, इसको देखो डिनोट करने का तरीका डॉट 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 डॉट, मतलब ये जाता जा रहा है इनफाइनाइट तक। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला क्या बताओ, कैसे डिफाइन करोगे? सर नेचुरल नंबर। नेचुरल X is a natural number राइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सर। नेचुरल नंबर, करेक्ट। greater than 1. नहीं, नेचुरल नंबर बोला मतलब ग्रेटर देन 1 ही होगा। सर 1 भी आ रहा है लेकिन इसमें। मतलब Yes, 1 या 1 से ज्यादा, क्लियर है? यस सर। 1 2 3 4 5 Yes, नेचुरल नंबर बोल दिया मतलब 1 इंक्लूड हो गया, ठीक है, वो 1 से ज्यादा ही होंगे वो बाकी नंबर। चलिए, अच्छा ये नीचे वाला क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। Integers, less than sir. 0. Z. सेट ऑफ इंटीजर, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सेट ऑफ चलो इंटीजर। चलो, आप मेरे को आपको एक अच्छा क्वेश्चन पूछना हूँ, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। एक डिफाइन किया गया सेट ए, सेट ऑफ
नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 4। तो इसके अंदर क्या क्या 0, 1, 2, सर 3। 0 कॉम सर 0, 1, 4 आ जाएगा सर। यस सर। ए आएगा कि बी, मतलब ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? सर ऑप्शन ए होगा सर। ऑप्शन ए। सर ये होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नॉन नेगेटिव। 4 को नॉन हटा के नेगेटिव सर हाँ ऑप्शन ए। जीरो, क्या जीरो इंक्लूड होगा? यस सर ये तो सर। पॉजिटिव यस सर। यस सर 0 है। यस ए सर। होगा। अगर इसी में मैं ये पूछता, सर 0 ना नेगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में, तो 0 काउंट ही नहीं होगा क्या? हाँ वो देखो वही अभी उस पे आते हैं अपन, पहले मुझे इसका आंसर दो। सर 1, 2, 3। सर 1 2 3। सर 1, 2, 3। सर 0, 1, 2, 3। ए सही होगा सर। सर 0, 1 2 1, 2, 3। 3। ए के बी? सर 0 ए सर ए। सर ए। ए सर। अच्छा ठीक है, चलो एक और पूछते हैं। बताओ। सर 6, 4, 2। 0 सर 0 2 4 6। 4 6। 0 2 4 6। 4 6 सर 0, 2, 4, 6 होगा। 4 6। ये सही होगा ए सर। ए सर ऑप्शन ए। 6। ऑप्शन ए सर। सर गलत है, ऑप्शन ए। गलत है। सर सी होगा, सी नन ऑफ दीज। सर 2 4 6। क्यों सी क्यों होगा और टू बी क्यों होगा या ए क्यों होगा? सर जीरो बी इवन होगा। नंबर होता है। क्या सर जीरो? 0 इवन नंबर सर बी है। 2 से सर डिवाइड। नन ऑफ दीज होगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी इसमें इन्वॉल्व यस होंगे। सर। ठीक है, हाँ एक तो सही बताया आपने। Yes, नेगेटिव भी काउंट होंगे इसमें। मैंने सिर्फ बोला इवन नंबर थी, क्या -2 इवन है? सर आप पॉजिटिव लिख रहे थे, देख लिया ना, मैं हटा मैंने देता। लिखा नहीं ना। मैंने बोला कि अच्छा -4 इवन है क्या? यस सर। यस और सर। जीरो जीरो यस सर। नन ऑफ दीज। नहीं जीरो है क्या इवन? यस सर है। नो सर। नो सर। नो सर। सर है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जीरो का, ठीक है? आज आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मैंने अपनी पिछली क्लास में वाले बच्चों को जीरो के बारे में आपको पता करके आना है, रिसर्च करना थोड़ा सा क्या जीरो। सर 0 इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, दोनों नहीं है। हाँ मैं एक मिनट रुको, ध्यान से सुनो, आंसर मत दो, घर पे करना आप। सर मैथमेटिकली 0 है, इवन नंबर लिखा आ रहा है। नहीं अच्छे से सर्च करना, पढ़ के आना एक मिनट पूरा, जीरो के बारे में आपको घर पे सर्च करना है। सर सब एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं मैं करूंगा, एक मिनट, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ। सर पीपीटी में 0 इवन था। सर सब नंबर जो 2 से डिवाइड है वो इवन है, और सर 0 तो जाता है 2 टाइम्स 0 इवन होगा। सुनना, किसका बैकग्राउंड से नॉइज बहुत आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये चीज आप देखो, मैंने पीपीटी दी, उसमें भी कुछ आंसर्स थे, आप थोड़ा नेट पे सर्च भी करना, थोड़ा रिसर्च करना, अपने टीचर से पूछना, अपने दोस्तों से डिस्कस करना। इसका डिस्कशन अपन अपनी अगली क्लास में ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पे करके आना है। एक जहाँ पे भी दिया आंसर को सब जगह अवेलेबल है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक ढूंढना है, सारे पे क्लियरिटी रखना। क्या क्या जीरो इवन है, ऑड है? जीरो को आप पॉजिटिव नंबर बोलोगे कि नेगेटिव इंटीजर बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर बोलोगे ये। और दूसरा आपको पता करना है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या जीरो इंक्लूड होगा, क्या पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर करके आनी, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं जेई आपको इसमें क्वेश्चन में फंसाएगा, कहीं ना कहीं वो लिखेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो को लेना है या नहीं लेना है। पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। इवन नंबर में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ऑड नंबर में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है? तो इनके बारे में आप सोच के आना, इसका डिस्कशन अपन करेंगे अगली। कल भी 6:30 होगी क्या? आपको टाइम टेबल शेयर होगा ना?
ये तो 6:30 का हाँ, हुआ। बस जो टाइम टेबल शेयर है उसी के हिसाब से क्लास होगी। क्लियर सर है? एक डाउट है ठीक है सर। हाँ, पूछो पूछो। सर, इंटीजर्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों को इंक्लूडेड करते हैं और साथ में जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इंटीजर फिर में सारे आ गए। उसमें इंटीजर देखो, जीरो इंटीजर होता है, इंटीजर इसके बारे में तो मना कर ही नहीं रहा हूँ, जीरो इज इंटीजर राइट। मेरे को तो सिर्फ इसमें कंफ्यूजन है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, या इवन नंबर है ऑड नंबर होगा, वो क्या होगा ये मुझे पूछो। क्लियर है? लेकिन इवन सर नंबर होगा हम स्टेटमेंट लिखते तो हैं कि जीरो जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन इंटीजर है कि नहीं है? ये सर इंटीजर है, जीरो है। इंटीजर है। जीरो इंटीजर है, इतना तो बेसिक क्लियर है ना आपको। जीरो एक इंटीजर होगा, मतलब जीरो को आप इंटीजर में इंक्लूड करोगे, लेकिन जीरो को पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड करेंगे कि नेगेटिव इंटीजर में, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये आपको पढ़ के आना है, ये मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा आपको। ओके। इवन ऑड का भी आपको सोच के आना है, इवन होगा कि ऑड होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा कि नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव में इसको इंक्लूड करेंगे आपको सोच के आनी है। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो पूछो इसके अलावा। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल कब तक होगी ग्रुप पे? तो रिकॉर्डिंग एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहती है, वो यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन तक आती है, एक या 2 दिन छोड़ के, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन तक आ जाती है। और अगर आपको ये गूगल ड्राइव वाली लिंक चाहिए तो आप क्लास के बाद मैसेज करोगे तो मैं दे दूंगा। वो मतलब चैनल 1 या 1.5 घंटे बाद जनरेट होती है, तो आपको सुबह ही मिलेगी, ठीक है। सर चैनल नाम क्या है चैनल का? हाँ, चैनल का नाम आपका है अवंती, दिल्ली अवंती लाइव। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। वो ठीक आपको है सर। सर्च करने पे नहीं मिलेगा एक्चुअली, अनम्यूट करना, किसी का बैकग्राउंड नॉइज रिपीट होता है, तो वो आपको सर्च करने पे नहीं मिलेगा। आपको सर डाइस का लिंक भी वहीं पे मिलेगा या आप हाँ, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। सर जा सकते हैं? ओके सर। कितना टाइम हो गया? क्या कितना टाइम हुआ? अभी हाँ, 10 बोलो। मिनट है सर। 37 सर। 5 मिनट बाकी, चलो। हाँ बताओ, बोलो बोलो। सर वो क्वेश्चन आता है मतलब क्लास टाइम से अलग, तो वो आपसे पूछ सकते हैं किसी ग्रुप में या फिर कैसे? नहीं, जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जैसे मान लो मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मान लो मैं अभी सेट्स पढ़ा रहा हूँ और आप पूछोगे सर ट्रिग्नोमेट्री का ये डाउट है, वो आप क्लास की जैसे अदर टाइम ले सकते हो, मतलब क्लास के बीच में। हाँ, डाउट क्लास में। हाँ, एक आपका मैथ्स का एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी क्रिएट करूंगा, उस डाउट डिस्कशन ग्रुप पे आप अपने पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें एनी टाइम कर सकते हैं? हाँ, कभी भी करो। ओके थैंक। हाँ, और कोई डाउट किसी को पूछ लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे पीपीटी सेंड कर देना। हाँ देखो, पीपीटी में सेंड कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन लगभग बहुत सारा कवर कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है आपका इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना बहुत क्लियर, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, आज को जो मैंने आपको होमवर्क दिया टास्क, जीरो के बारे में आपको सर्च करके आना है। एंड थर्ड, अभी मैं आपको डीपीपी भी सेंड करवा दूंगा। वो डीपीपी में हो सकता है सारे क्वेश्चन ना हो, जितने थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो पाए उतना करना, जितना हमने आज पढ़ा है। उसमें हो सकता है थोड़े आगे के भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन आपको वो सॉल्व करना जितना आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो दूसरा आपका डाउट डिस्कशन ग्रुप वो भी बन जाएगा। और क्या डाउट है किसी को, पूछ लो। क्या डेली क्लासेस की डीपीपी मिल जाएगी? हाँ, डेली आपको मतलब एक टास्क मिलेगा। हो सकता है उस डीपीपी में थोड़ा सा आगे का भी दिया हो क्वेश्चन, तो वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन जितना आपको पढ़ा है वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसका हम डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। ओके सर। बाकी आपको आज का सर कैन हाँ, आज का लेक्चर सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो आज आपके 2 लेक्चर हुए। और नेक्स्ट क्लास से आपको ध्यान रखना, टाइमली अटेम्प्ट आना है क्लासेस में, क्लासेस मिस नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासेस मिस ना करो, ठीक है। और हर क्लास टाइमली अटेम्प्ट करो, और आपको जो भी असाइनमेंट मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है, उसको डेली अटेम्प्ट करना। एंड थर्ड, नोट्स को रिवाइज करते रहना। क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर आप ग्रुप को कब तक क्रिएट करोगे? क्या? सच आप कह रहे हो ग्रुप डाउट्स के लिए, वो आप क्रिएट करोगे या उसका लिंक शेयर होगा? हाँ, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो 1-2 दिन में अपन क्लियर बना देंगे, ठीक है। ओके सर जी। ओके, टाइम टेबल में वापस सेंड कर दूंगा। तो जा सकते हैं? हाँ, बस जा सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड